जैसे ही जाह्नवी को रिसेप्शन पर खड़ी लड़की बताती है कि उसकी दादी के सारे बिल साहित्य ओबराय ने दिए हैं, तो जाह्नवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाए उस लड़की को देखते रहती है और फिर पूछती है, क्या सच में मिस्टर ओबराय ने बिल पे किए हैं? वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है, तो जाह्नवी वहाँ से चली जाती है और अस्पताल से बाहर निकलते ही वो खुद से कहती है, मेरे सारे बिल उन्होंने पे किए हैं, पर कैसे? उन्हें कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं जिहान नहीं जाह्नवी हूँ? पर उन्हें ये कैसे पता चल गया? यही सब सोचकर जाह्नवी के दिमाग में अमन का ख्याल आता है, तो वो अपना फ़ोन निकालती है और उसे फ़ोन लगाती है और 2 रिंग जाने के बाद ही अमन फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हाँ जाह्नवी बोलो। जाह्नवी झट से अमन को सारी बात बता देती है और उसकी बात सुनने के बाद अमन कहता है, तो इसलिए सर मुझसे पूछ रहे थे, पर जाह्नवी मुझे नहीं लगता उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चला होगा। उन्होंने जिहान समझ कर ही तुम्हारी मदद की है। अमन की बात सुन जाह्नवी को थोड़ा तसल्ली हो जाती है और वो फ़ोन रख देती है, पर वो बहुत खुश थी। इसलिए वो जल्दी से दादी के कमरे में जाती हैं। यहाँ पर दादी के बिना कोई नहीं था और वो भी दवाइयों के असर के कारण होश में नहीं थी। तो जाह्नवी अपने कपड़े बदल लेती है, जिन्हें वो साथ लाई थी, और जाह्नवी से जियान बन जाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। जाह्नवी आज बहुत खुश थी और उसके चेहरे पर इस खुशी की वजह था साहित्य। ऑफिस जाते हुए पूरे रास्ते जाह्नवी साहित्य के बारे में सोचती रहती है और साहित्य के लिए एक छोटा सा सफ़ेद गुलाब का फूल ले लेती है ताकि उसे थैंक यू कह सके। कुछ ही देर में जाह्नवी ऑफिस पहुंच जाती है और वो सीधा साहित्य के केबिन की ओर चल देती है। आज उसके चेहरे से खुशी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं साहित्य अपने केबिन में बनी शीशे की दीवार के पास खड़ा था। यहाँ से सारा शहर दिखता था और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जिहान बिना परमिशन के उसके केबिन का दरवाज़ा खोल देता है और उसकी नज़र खिड़की के पास खड़े साहित्य पर पड़ती है और उसे देख उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाता और जाकर साहित्य के गले से लग जाता है। अचानक से किसी के यूं गले लगने से साहित्य चौंक जाता है और जब उसकी नज़र जिहान पर पड़ती है तो वो उसे देखता रह जाता है। साहित्य चाहते हुए भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था और आज उसे एकदम अलग एहसास हो रहा था, जैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद जिहान उससे दूर होता है और अपने हाथ में पकड़ रखे गुलाब को उसकी ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। ये कहते हुए जिहान की आंखों में अलग ही चमक थी और साहित्य बस उसे देखे जा रहा था। साहित्य अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो फूल उसे ले लेता है और कहता है, हाँ ठीक है। वो इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वहीं जिहान उसकी ओर देखते हुए आगे कहता है, आपने मेरी जो मदद की उसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मेरी दादी के बिना मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। पहले मुझे लगा था कि आप जैसा पत्थर दिल कोई भी नहीं है, पर नहीं, आप सबसे अच्छे हो और उस दिन मैंने आपसे बहुत गंदे तरीके से बात की थी, उसके लिए सॉरी। ये कहकर जैन अपने कान पकड़ लेता है। वहीं साहित्य मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुन रहा था और उसके कानों में यही बार बार गूंज रहा था, आप सबसे अच्छे हो। जिहान दोबारा सॉरी बोलता है। उसे लगा कि शायद साहित्य ने उसे माफ़ नहीं किया और उसकी आवाज़ सुन साहित्य होश में आता है और कहता है, हाँ तुम जा सकते हो। यह कहकर साहित्य दूसरी ओर देखने लग जाता है। जिहान उसके केबिन से बाहर आ जाता है और खुद से कहता है, हाँ ठीक है, हम तुम जा सकते हो। कम से कम एक स्माइल तो दे देते, पर नहीं, वो तो अकड़ू ही रहेंगे। पर कोई बात नहीं, आज उन्हें सब माफ़ है। यह कहकर जिहान वहाँ से चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं केबिन के अंदर साहित्य अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपना सिर पीछे की ओर टिका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। पर उसके सामने बार बार यही सीन चल रहा था जब जियान ने उसे हक किया था। साहित्य झट से अपनी आंखें खोलता है और खुद से कहता है, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों बार बार उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ? कहीं जो अंश कहता है वो बात सच तो नहीं? कहीं मैं जिहान को नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बस अंश की बकवास का नतीजा है और कुछ नहीं। मुझे इस सब से ध्यान हटाना ही होगा और जितना हो सके ध्यान से दूर रहना होगा। इसके लिए मुझे खुद को अपने काम में बिजी रखना होगा। हाँ, यही एक तरीका है। ये कहकर वो अपना लैपटॉप खोलता है और काम में लग जाता है। साहित्य अपनी ही उलझन में था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और इस सब को
वो अंश के दिमाग की उपज कहकर काम में लग जाता है। ऐसे ही ये पूरा दिन निकल जाता है और रात के समय जब साहित्य वहाँ से जाने लगता है तो उसका ध्यान जिहान के दिए सफ़ेद गुलाब पर पड़ता है और उसके चेहरे पर बहुत बिल्कुल छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठा लेता है और अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पूरे दिन काम करने के बाद जानवी बहुत थक जाती है और रात को अस्पताल में दादी के पास ही रुक जाती है। काफ़ी देर तक वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं और जानवी दादी से कहती है, दादी आपको पता है डॉक्टर ने कहा है कि अगले सोमवार को वो आपका ऑपरेशन कर देंगे और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दादी हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, अच्छा गुड़िया, पर अगर दादी ठीक ना हुई तो? जानवी जल्दी से उनके मुंह पर हाथ रख कर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकती है और कहती है, आप ऐसी बातें मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी ये गुड़िया अकेली इस दुनिया में क्या करेगी? दादी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, एक ना एक दिन तो ये गुड़िया इस दुनिया से जाएगी ही, पर जाने से पहले मेरी बच्ची के लिए एक प्यारा सा राजकुमार जरूर ढूंढ कर जाएगी जो उसका दादी से भी ज्यादा ख्याल रखेगा। जानवी कुछ नहीं कहती, बस दादी की ओर देखती रहती है। फिर दादी को कुछ याद आता है और वो कहती है, गुड़िया अगर ऑपरेशन होगा तो उसका खर्चा तो बहुत आएगा, और तू कैसे? दादी ने इतना कहा ही था कि जानवी बीच में बोल पड़ती है, आप उसकी चिंता मत करो। आपको याद है आप बचपन में मुझसे कहते थे कि इस दुनिया में भगवान के भेजे कुछ एंजल्स होते हैं, और आप ऐसा समझ लो कि एक एंजल मुझे भी मिला था जिसने मेरी मदद की। ये कहते हुए जानवी की आंखों के आगे साहित्य का चेहरा आ जाता है और वो मुस्कुरा उठती है। दादी उसकी यह मुस्कान देख लेती है और मुस्कुरा देती है और कहती है, क्या नाम है उस एंजल का? जानवी दादी की ओर देखती है और मुस्कुराकर कहती है, साहित्य। दादी प्यार से जानवी के गाल पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, नाम तो बहुत अच्छा है, पर एक बात पूछूं? जानवी हाँ में सिर हिलाती है तो दादी प्यार से कहती हैं, क्या मेरी गुड़िया पसंद करती है उस एंजल को? जानवी दादी के ऐसा कहने से चौंक जाती है और झट से नामे सिर हिलाती है और कहती है, नहीं दादी, मैंने उनके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा। वो बहुत अच्छे हैं, पर मैंने कभी भी उनके लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा। हाँ थोड़े अकड़ू हैं, पर दिल के अच्छे हैं। और दादी, मेरा और उनका कोई मेल ही नहीं है। दादी हल्का हंस देती हैं और कहती हैं, बेटा, अक्सर कहानियां बेमेल रिश्ते से ही शुरू होती हैं, और क्या पता आगे चलकर तुम उन्हें पसंद करने लगो। जानवी सिर हिलाती है और कहती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा दादी, और अब आप आराम करो, ज़्यादा बातें मत करो वरना तकलीफ होगी। दादी हाँ में सिर हिलाती है और आंखें बंद कर लेती है, और दवाइयों के असर के कारण वो जल्दी ही सो जाती हैं। पर वहीं दादी की बातें सुन जानवी की नींद उड़ चुकी थी। वो उनकी कही बातें सोचने लग जाती है और यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ साहित्य अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था और उसका पूरा ध्यान केवल लैपटॉप की स्क्रीन पर था, और इसी कारण उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात का 1 बज जाता है। तभी उसके स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। साहित्य को लगता है कि ये अंश है, तो वो बिना दरवाजे की ओर देखे कह देता है, अंश जाओ यहाँ से। पर वो इंसान साहित्य के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और जब साहित्य उस ओर देखता है तो अपना काम छोड़कर कहता है, दादू आप यहाँ? अभी तक सोए क्यों नहीं? दादाजी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम भी तो नहीं सोए अभी तक? साहित्य अपने सामने पड़ी फाइल्स की ओर देखता है और कहता है, वो मैं कुछ काम कर रहा था। दादाजी हामी से हिलाते हैं और कहते हैं, बेटा साहित्य, हमारी बात मान लो। साहित्य नासमझी से उन्हें देखता है और कहता है, कौन सी बात दादू? दादाजी गहरी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, शादी करने की बात। देखो अभी कुछ दिनों में तुम पूरे 27 के हो जाओगे, और जिंदगी का क्या भरोसा हम कब तक हैं या नहीं, और मरने से पहले हम तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं। शायद उनके हाथ पर अपना एक हाथ रखता है और कहता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और आप जानते हो मेरा इस शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और माँ को क्या मिला था शादी कर मिस्टर ओबराय से? धोखा। साहित्य, अब हम कैसे समझाएं तुम्हें? हर शादी में ऐसा नहीं होता है। दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं। साहित्य उन्हें देखते हुए कहता है, पर ऐसा नहीं होगा, उसकी क्या कोई गारंटी है? दादाजी कुछ नहीं कहते,
क्योंकि उनके पास साहित्य की बात का कोई जवाब नहीं था। फिर साहित्य के दिमाग में रागनी का ख्याल आता है, तो वो कहता है, मैं आपको बताना भूल गया था कि मैं मिस रागनी से मिला था और वो भी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। दादाजी कुछ सोचकर कहते हैं, कौन रागनी? शायद उनकी ओर देखता है और कहता है, आपके दोस्त की पोती रागनी, जिसे आपने मुझसे मिलने को कहा था। दादाजी उसे देखते हैं और कहते हैं, पर उसका नाम रागनी नहीं स्नेहा है। और वो तुमसे कब मिली? मुझे अच्छे से याद है, किसी कारण वो तुमसे मिलने जा नहीं पाई थी, तो उसने फ़ोन कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। और मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें इसी बारे में बताने के लिए फ़ोन किया था, पर तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। दादाजी की बात सुन साहित्य समझ नहीं पा रहा था कि अगर उस दिन उनकी भेजी लड़की वहां आई ही नहीं थी, तो वो कौन थी जिससे वो मिला था। दादाजी की बात ने साहित्य को उलझाकर रख दिया था। वो अपनी ही सोच में गुम था कि दादाजी उससे कहते हैं, क्या हो गया साहित्य? साहित्य दादाजी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नामे से हिला देता है और कहता है, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। शायद मैं ही कुछ गलत समझ रहा हूँ। दादाजी हामी से हिलाते हैं और वहां से जाने के लिए उठते हैं और कहते हैं, अच्छा अब ज़्यादा देर तक यहीं मत बैठे रहना, जाकर सो जाना। साहित्य हमें सिर हिलाता है और कहता है, क्या अंश सो गया? दादाजी वहां से जाते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ ने दूसरे कुंभकर्ण को जन्म दिया था और वो कब का सो चुका है। दादाजी की बात सुन साहित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसका ध्यान उसके टेबल पर पड़े गुलाब के फूल पर जाता है, तो वो उसे उठा लेता है और देखता है कि वो फूल मुरझा रहा था। शायद उस फूल को कुछ देर देखता है और फिर अपनी जगह पर खड़े होकर बुक शेल्फ की तरफ बढ़ जाता है और उसमें से एक बुक को, जो वो हमेशा पढ़ता था, को उठाकर उसके बीच में रख देता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह दादी को उनकी दवाइयाँ देने के बाद जानवी वहाँ से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुँच जाती है कि तभी उसे अमन मिलता है और वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और कहता है, हेलो मिस्टर जिहान। जिहान भी मुस्कुराकर उसे हेलो कहता है, तो अमन आगे कहता है, जिहान तुम्हारी दादी कैसी हैं और क्या कहा डॉक्टर ने? जिहान उसे सब बताते हुए कहता है, दादी अभी ठीक हैं और डॉक्टर ने कहा है कि वो अगले सोमवार तक उनका ऑपरेशन कर देंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अमन मुस्कुरा देता है और कहता है, चलो अच्छा है। और एक बात, जब कल तुमने मुझे बताया कि साहित्य सर ने तुम्हारी मदद की है, तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि वो किसी के लिए कभी ये सब नहीं करते। जिहान उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और कहता है, पहले मुझे भी यही लगा था कि सर बहुत पत्थर दिल हैं, पर अब मुझे पता चल चुका है कि उनसे अच्छा कोई नहीं है। भले ही वो बाहर से कितने भी सख्त हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। अमन मुस्कुरा देता है और फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उन्हें कोई खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि साहित्य ही था, जो अपने केबिन के बाहर खड़ा उन दोनों को न जाने कब से देख रहा था। भले ही उसे ये पता नहीं था कि उनमें क्या बात चल रही है, पर उसे सिर्फ उन दोनों का एक दूसरे से हंसकर बात करना ही दिख रहा था। तभी एक लड़की साहित्य के पास आती है और उसे बुलाती है और उसके कारण ही साहित्य का ध्यान उन दोनों पर से हटता है। और वो लड़की साहित्य को बताती है कि मीटिंग रूम में मिस्टर रहेजा उनका इंतजार कर रहे हैं। उस लड़की की बात सुनने के बाद साहित्य हामी से हिलाता है और एक नज़र उन दोनों को देखने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं अमन और जिहान भी अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि जिहान साहित्य का असिस्टेंट था, तो वो जल्दी से उसके पास मीटिंग रूम में पहुंचता है और उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और एक एक कर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसको देता रहता है। और वहीं साहित्य बीच बीच में उसे घूर कर देखता है। काफी देर बाद जब मीटिंग खत्म होती है, तो सभी एक एक करके वहां से चले जाते हैं और आखिर कमरे में साहित्य और जिहान ही रह जाते हैं। साहित्य अभी भी अपनी जगह पर ही बैठा था, तो जिहान उससे कहता है, सर मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब हम चलें क्या? साहित्य उसकी तरफ देखता है, तो जिहान दूसरी तरफ देखने लग जाता है और कहता है, आपकी मर्जी, अगर आपको यहीं बैठना है तो मैं कौन होता हूँ आपको कुछ भी करने से रोकने वाला। साहित्य कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वहां से चला जाता है और उसे जाते देख जिहान कहता है, अजीब इंसान है, और फिर खुद भी वहां से चला जाता है। शाम के समय साहित्य जिहान को अपने केबिन में बुलाता है। जिहान उसके केबिन के दरवाजे को खटखटाता है और साहित्य उसे अंदर आने को कहता है।
जियान अंदर जाते ही कहता है, सर आपने मुझे बुलाया? साहित हामिद सिर हिलाता है और कहता है, मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कि अगले 2 घंटे में हम लोग एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहे हैं और तुम मेरे साथ जा रहे हो, तो अभी जाकर अपनी पैकिंग कर लो और ठीक 2 घंटे बाद मुझे ओबराय मेंशन में मिलना। जियान उसकी बात सुनने के बाद कहता है, बट सर मेरी दादी का ऑपरेशन है सोमवार को, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? शायद उसकी ओर देखता है और कहता है, आई नो, बट एक काम बहुत ज़रूरी है और वैसे भी ऑपरेशन में अभी 4 दिन बाकी हैं और हम सिर्फ 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं। और तुम्हारी दादी की चिंता मत करो, मैंने सारे अरेंजमेंट करवा दिए हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जियान हामी से हिलाता है और कहता है, ठीक है सर, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। ये कहकर जिहान वहाँ से सीधा घर के लिए निकल जाता है। जानवी अभी अभी घर पहुंची थी कि उसे घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से झगड़ा कर रहा है। जानवी धीमे से घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे के पास ही रुक जाती है और देखती है कि वहाँ पर जतिन आ चुका था और वो अपनी माँ निर्मला और पापा राजेश से झगड़ा कर रहा था। जतिन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आप दोनों ने मुझे जानबूझकर नानी के पास भेजा था ना, ताकि मैं जानवी की कोई मदद ना कर पाऊँ? आप लोग इतना कैसे गिर सकते हो? निर्मला उसे समझाते हुए कहती है, देख जतिन, हम तुझसे क्यों झूठ बोलेंगे? वो तो सच में उनकी तबीयत खराब थी बेटा। राजेश भी उसे यही बात बोलता है, पर जतिन कहता है, अंधा नहीं हूँ मैंने देखा नानी बिल्कुल ठीक है और आप दोनों के कहने के कारण ही वो मुझे आने नहीं दे रही थी। राजेश उसे शांति से कहता है, जतिन, जानवी बिल्कुल ठीक है, हम दोनों थे तो उसके पास। जतिन व्यंग से मुस्कुराता है और कहता है, आप दोनों थे, इसी बात की तो चिंता थी मुझे पापा। राजेश आगे कुछ नहीं बोल पाता है तो निर्मला कहती है, हाँ, हमने तुझे जानबूझकर भेजा था ताकि उस जानवी नाम की बला से दूर रहे, क्योंकि हमें तेरी फिक्र थी। सभी जानते हैं कि वो लड़की मनहूस है, जिसके करीब रहती है उसे खा जाती है। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब तो मुझे यकीन है कि उसके कारण माँ जी भी नहीं बचेंगी, उन्हें भी खा जाएगी ये लड़की। निर्मला की इतना कहते ही जतिन उसे घूर कर देखता है और कहता है, अरे बिगाड़ा क्या है उसने आपका, जो आप उसके बारे में? जानवी वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से कहती है, क्या सच में दादी भी मेरे कारण हॉस्पिटल में है? अगर ऐसा है तो मैं अब उनके पास जाऊंगी ही नहीं। तभी जानवी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो उसे साहित्य ने भेजा था, क्योंकि उन्हें निकलना था और जानवी अभी तक वहां नहीं आई थी। जानवी उस मैसेज को देखती है और अपने कपड़े पैक करने लग जाती है और फिर तैयार होकर सबसे छुपकर घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जानवी ओबराय मेंशन में पहुंच जाती है और वहां पर साहित्य उसका इंतजार कर रहा था। जिहान आगे बढ़ता है और साहित्य के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तो साहित्य थोड़ा गुस्से में कहता है, इतना लेट क्यों हो गए तुम? जियान कुछ जवाब नहीं देता है। उसके चेहरे पर एक उदासी थी, जिसे साहित्य भी महसूस कर पा रहा था। वो आगे उसे कुछ नहीं कहता है और जाकर कार में बैठ जाता है और जियान भी आगे की सीट पर बैठ जाता है। उनकी कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और इस पूरे रास्ते जियान उदास आंखों से बाहर की ओर देख रहा था और साहित्य लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसका ध्यान जियान की ही ओर था। निर्मला की बातों के कारण जानवी उदास थी और वो पूरे रास्ते खामोश रहती है और वहीं साहित्य को समझ नहीं आ रहा था कि आज जिहान उदास क्यों है। कुछ ही देर में वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और जियान अपना और साहित्य का सामान कार में से लेता है और उसके साथ साथ एयरपोर्ट के अंदर जाता है। प्लेन के अंदर भी जियान खामोशी से बिल्कुल चुपचाप बैठा था और साहित्य बार बार उसे ही देख रहा था कि क्यों हमेशा बोलता रहने वाला जियान आज चुप है। उसे उसका ना बोलना खल रहा था और वहां पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि साहित्य को अकेले सफ़र करना पसंद था। इसलिए उसने बिजनेस क्लास की सारी टिकट्स बुक कर ली थी। जियान की उदासी दूर करने के लिए साहित्य उससे बात करने की सोचता है। हालांकि वो खुद बहुत कम बोलता था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरुआत करे। जियान से बात करने से पहले साहित्य अपने मन में सोचता है, कहाँ से बात शुरू करूँ? क्या इससे यह पूछूं कि ये उदास क्यों है? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। कहीं उसे यह ना लगे कि मुझे उसकी परवाह है, तो फिर क्या पूछूं? ऐसे अगर कोई किसी से बात करनी शुरू करता है
तो वो पहले उससे उसका नाम पूछता है, पर मुझे तो इसका नाम पता है। ऐसा करता हूँ, इसे कोई काम दे देता हूँ करने को। नहीं नहीं, इसे तो ये अपने आसपास भी नहीं देखेगा, तो क्या करूँ? काफी कुछ सोचने के बाद शायद आखिर जियान से कहता है, तो जियान, तुम पहले क्या कभी प्लेन से गए हो? जियान अपनी सोच से बाहर आता है और नामे सिर हिला देता है, पर कुछ बोलता नहीं है। वहीं साहित्य को उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगा, पर नहीं, जियान है कि कुछ बोला ही नहीं, तो साहित्य भी हाँ में सिर हिला देता है। साहित्य मन ही मन सोचता है, काश आज वो अंश यहाँ होता तो वो पक्का इससे कुछ बात कर ही लेता। मुझे लगता है मुझे भी किसी से बात करना सीखना पड़ेगा। शायद फिर कुछ सोचकर बोलता है, तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खा सकते हो। जियान फिर से नामे सिर हिला देता है, तो शायद उसकी तरफ पानी की बोतल करते हुए कहता है, अच्छा तो फिर पानी ही ले लो। जियान फिर से नामे सिर हिला देता है और बार बार उसके ऐसा करने से साहित्य चिढ़ जाता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर फिर कहता है, तुम्हें कुछ और चाहिए? जियान फिर से नामे सिर हिला देता है, तो साहित्य का गुस्सा फूट पड़ता है और वो थोड़ा तेज आवाज में कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि नामे ही सिर हिलाए जा रहे हो। क्यों? साहित्य के गुस्सा होने के कारण जियान की आंखों में जो आंसू उसने अब तक रोक कर रखे थे वो बाहर निकलकर उसके गाल पर आ जाते हैं और उसे रोता देख साहित्य शांत हो जाता है और खुद को मन ही मन कोसते हुए कहता है, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ इस पर, जब पता है कि ये पहले से उदास है। साहित्य अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है। तभी उसके कानों में जियान के सिसकने की आवाज पड़ती है और यह सुन उसे अपने दिल में एक अजीब दर्द महसूस होता है और वो उसकी तरफ देखता है और थोड़ा प्यार से पूछता है, क्या हुआ जियान? जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? बताओ मुझे। जियान अपने आंसू साफ करता है और सिसकते हुए कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता। साहित्य को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो बिना आगे को सोचे जियान को अपनी ओर करता है और उसे गले से लगा लेता है और उसके गले लगते ही जियान के जो आंसू रुके हुए थे वो भी वापस से उसकी आंखों से बहने लग जाते हैं और वो खुद का चेहरा उसके सीने में छुपाए रोने लग जाता है और वहीं साहित्य प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहता है। कुछ देर बाद जब वो अलग होते हैं तो साहित्य उसे पानी पिलाता है और जिहान भी अब थोड़ा ठीक था। पता नहीं क्यों, पर साहित्य को उसकी केयर करना अच्छा लग रहा था। वो बड़े प्यार से उसे निहार रहा था और वहीं जानवी को भी ऐसे ही किसी सहारे की जरूरत थी जो वो ना जाने कब से ढूंढ रही थी। उसके पैदा होने के साथ ही उसके माँ बाबा मर चुके थे और सभी ने उसे मनहूस करार दे दिया था। ऐसे में प्यार की कमी उसने बचपन से ही महसूस की थी। हालांकि उसकी दादी उसके साथ ही थी और उन्होंने भी जानवी को ढेर सारा प्यार दिया था, पर कहीं ना कहीं जानवी भी चाहती थी कि उनके अलावा भी कोई उसे प्यार करे। और आज अपने लिए साहित्य की परवाह देख उसने उसे सच में अपना एंजल मान लिया था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर भी था कि कहीं उसकी मनहूसियत साहित्य पर भी ना आ जाए। इस कारण उसने अपने मन में आ रही साहित्य के लिए फीलिंग्स अपने दिल में किसी कोने में दबा ही दी। और वहीं साहित्य को भी महसूस होने लगा था कि वो ज्ञान की परवाह करने लगा है, पर क्यों, ये अब तक उसे समझ नहीं आया था। बाकी के पूरे रास्ते उन दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की और अपने अपने मन में एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। यहाँ एक अपने मन में आ रही फीलिंग को पहचानने की कोशिश कर रहा था, भाई दूसरा उन्हीं को दबाने में लगा था। आखिर वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। वहां का मौसम काफी ठंडा था और ऊपर से तो वहां पर बर्फ भी पड़ रही थी, इसलिए एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शाहिद ने बड़ा सा कोट पहन लिया था और वहीं जिहान खड़ा इधर उधर देख रहा था और वो बार बार अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और ऊपर से वो कोई भी गर्म कपड़े साथ में नहीं लेकर आया था। साहित्य की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसने कहा, यहाँ पर बहुत ठंड है, तो तुम अपने साथ लाए गर्म कपड़े पहन लो। जियान एकटक साहित्य को देखने लगता है और बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, वो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ठंड होगी, तो मैं कोई गर्म कपड़े साथ नहीं लाया। शायद उसे देखकर अपना सिर हिला देता है और अपने बैग से एक लंबा सा कोट जिसके साथ एक कैप भी जुड़ी हुई थी वो निकाल कर उसे देखता है और कहता है, हम बाद में शॉपिंग के लिए जाएंगे, तब खरीद लेना और तब तक ये पहन लो। जियान हाँ में सिर हिलाता है और उसे वो कोट लेकर पहन लेता है और जब साहित्य उसे देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, पर वो उसे रोक लेता है।
क्योंकि जियान इस समय बहुत फनी लग रहा था, क्योंकि साहित्य का कोट उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा था। और जब जिहान ने उसके साथ जुड़ी कैप सिर पर लगा ली तो वो किसी छोटे बनी जैसा लग रहा था। इसके बाद वो दोनों बाहर उनके लिए इंतजार कर रही कार में बैठ जाते हैं और कुछ ही दूर में एक होटल में पहुंच जाते हैं, जिसे साहित्य ने पहले से ही बुक करवा दिया था। साहित्य और जियान के रूम एक दूसरे के आमने सामने ही थे और कमरे में जाते ही साहित्य हीटर चालू कर आराम से बेड पर लेट जाता है और वहीं जिहान अपने कमरे में जाते ही जिहान से जानवी बन जाता है, क्योंकि वो भी कब से जियान बना घूम रहा था और थक गया था। जानवी पहले जाकर शॉवर लेती है और फिर आराम से बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह हमेशा की तरह साहित्य जल्दी उठ जाता है और नहाकर तैयार हो जाता है। और आज उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और ऊपर से उसने ब्राउन कलर का लंबा सा कोट पहना हुआ था। वो आज बाकी दिनों से बहुत ही अलग दिख रहा था। हमेशा ही वो बिजनेस सूट पहन कर रखता था, पर आज उसने अलग कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। साहित्य और जयान को मीटिंग में जाना था, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। इसलिए जयान को बुलाने के लिए साहित्य अपना फ़ोन उठाता है और उसे फ़ोन लगाता है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। इसलिए साहित्य एक बार और फ़ोन लगाता है, पर इस बार भी जयान फ़ोन नहीं उठाता। तो साहित्य खुद से कहता है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं ठंड के कारण उसे बुखार ना आ गया हो। ये सोचकर साहित्य जिहान के कमरे में जाने लगता है और दरवाज़ा नॉक करता है, पर जिहान दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि वो तो दुनिया की सारी परेशानियों को भूल आराम से जानवी बना बिस्तर पर सो रहा था। जिहान के दरवाज़ा न खोलने पर अब साहित्य को थोड़ी चिंता हुई, तो उसने रिसेप्शन पर फ़ोन कर उसके कमरे की दूसरी की मंगवा ली और खुद ही दरवाज़ा खोल अंदर जाने लगा। साहित्य ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जैसे ही वो सामने देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जिहान सिर से लेकर पैर तक खुद को बेड शीट में छुपाए बेड पर खड़ा था। साहित्य कमरे का दरवाज़ा बंद कर कमरे के अंदर आता है और कहता है, जिहान, तुम ऐसे क्यों खुद को छुपाए खड़े हो? जिहान घूमकर साहित्य की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और भारी आवाज में कहता है, वो मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने खुद को छुपा लिया। साहित्य कमरे के एसी की तरफ देखता है और फिर कहता है, एसी तो बंद है, तुम्हें फिर भी ठंड क्यों लग रही है? कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया? मुझे देखने दो। यह कहकर साहित्य उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर जियान बेड से छलांग लगाकर दूसरी तरफ कूद जाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से। साहित्य उस तरफ जाते हुए कहता है, अगर तुम ठीक हो तो यह बेडशीट उतारो खुद पर से और मेरी तरफ देखकर बताओ कि तुम ठीक हो। जानवी मन ही मन खुद से कहती है, ये कहाँ फंस गई तू जानवी, ये तो पीछे ही पड़ गए, अब क्या करेगी तू? ये तो अच्छा हुआ कि दरवाजा खुलने की आवाज़ सुन उठ गई, वरना आज तो जिहान की पोल खुल जाती और अगर इन्हें पता चल जाता तो ये तो मुझे मार ही डालते। अब क्या करूं, कैसे बचूं? जानवी यह सब सोच ही रही थी कि शायद उसके पास आकर उसकी बेडशीट उतारने की कोशिश करने लग जाता है, पर जिहान जोर से चिल्लाता है, नहीं, और उसकी चीख की आवाज़ सुन शायद एक कदम पीछे हट जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आज ये लड़का पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही जियान मिल्खा सिंह बनकर बाथरूम की ओर भाग जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। बाथरूम के अंदर जाते ही जानवी खुद के ऊपर से बेडशीट उतारती है और दरवाजे के साथ लगकर बैठ जाती है और कहती है, बच गई, पर अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पहले नहा लेती हूँ। ये सोच जानवी नहाने लग जाती है और वापस से वही कपड़े पहन लेती है, क्योंकि उसके जियान वाले कपड़े तो बाहर थे और वो इन लड़कियों वाले कपड़ों में तो बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि क्या पता शायद वहां से गया ही ना हो और वहीं पर बैठा हो, और वापस से बेड शीट के अंदर छुप कर जाती तो साहित्य को शक हो सकता था। इसलिए वो कुछ समय बाथरूम में ही इंतजार करती है, यह सोच कि शायद जब वो बाहर ना निकले तो साहित्य वहां से चला जाए। वहीं बाहर साहित्य उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्हें मीटिंग में जाना था और जियान अभी तक बाथरूम के अंदर ही घुसकर बैठा था। इसलिए वो दरवाज़ा खटखटाने जाने ही वाला होता है कि उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाने से पहले एक बार तेज आवाज़ में जिहान से कहता है, जिहान, 5 मिनट में पार्किंग एरिया में आ जाना, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। ये कहकर साहित्य फ़ोन पर बात करते हुए वहां से चला जाता है और वहीं उसके जाने की बात सुन खुश हो जाती है
और बाथरूम के बाहर अपना सिर निकाल कर देखती है। और जब उसे यकीन हो जाता है कि शायद सच में जा चुका है तो वहां से बाहर निकल आती है और जल्दी से जियान बन नीचे चली जाती है। होटल के अंदर हीटर चालू थे, जिस कारण उसे अंदर ठंड का एहसास नहीं होता। पर जब वो बाहर निकलती है तो ठंड के मारे कांपने लग जाती है। पार्किंग एरिया में शायद उसका इंतजार कर रहा था और जब उसकी नज़र जिहान पर पड़ती है तो वो कहता है, तुम हमेशा इतनी देर क्यों कर देते हो। जिहान उसके पास आता है और कहता है, वो मैं तैयार हो रहा था। शायद उसे अजीब तरीके से देखता है और कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लड़की हो। इतना समय कौन लेता है तैयार होने में। उसकी बात सुन जिहान बिल्कुल हल्के से कहता है, वही तो हूँ। साहित्य को उसकी बात समझ में नहीं आती तो वो पूछता है, तुमने कुछ कहा जिहान। जिहान नाम में सिर हिला देता है तो साहित्य उसे कार में बैठने को कहता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह रुकती है और वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और जियान अपने सामने देखते हुए कहता है, ये मीटिंग यहाँ होने वाली है। साहित्य भी बाहर आता है और कहता है, चलो चले। तभी जियान उसे रोककर कहता है, सर, यहाँ पर है मीटिंग। साहित्य उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं, तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं। जियान उससे पूछता है तो साहित्य कहता है, अंदर तो चलो, पता चल जाएगा। जियान हाँ में सिर हिलाता है और उसके पीछे पीछे अंदर की ओर चल देता है। शायद उसे एक मॉल में लेकर आया था क्योंकि जियान के पास गर्म कपड़े नहीं थे और ठंड के मौसम में ऐसे ही घूमने से वो बीमार हो जाता है, इसलिए शायद उसे कपड़े दिलाने लेकर आया था। साहित्य जिहान को लेकर मेल सेक्शन की ओर जाता है और कहता है, जिहान अपने लिए कपड़े खरीद लो। जिहान उसे देखता है और कहता है, पर सर मीटिंग। साहित्य कहता है, वो कल सुबह होगी और अभी बिना समय गवाए जो करने आए हो वो करो। जिहान हाँ में सिर हिलाता है और कपड़े देखने लग जाता है और जैसे जैसे वो कपड़े देखता है उसके चेहरे पर मायूसी बढ़ जाती है क्योंकि उन पर लगे प्राइस टैग कुछ ज़्यादा ही थे, जिन्हें देखकर वो कपड़े खरीदना जानवी के बस के बाहर के थे और इस कारण वो बिना कुछ भी खरीदे चुपचाप आकर एक साइड खड़ी हो जाती है। वहीं साहित्य जो अपने लिए भी कुछ देख रहा था, उसकी नज़र जिहान पर पड़ती है तो वो उसके चेहरे पर आई उदासी देख सब समझ जाता है। साहित्य कुछ कपड़े लेकर उसके पास आता है और कहता है, जाओ और जाकर इन्हें ट्राई करके देखो। जियान उसकी तरफ देखता है तो साहित्य हमें सिर हिलाता है और जियान वो कपड़े लेकर चला जाता है और ट्राई करता है। उसको कपड़े अच्छे से फिट हो रहे थे और वो जब बाहर आता है तो साहित्य उससे पूछता है, कैसे रहे। जियान हमें सिर हिलाते हुए कहता है, अच्छे थे। साहित्य उससे कपड़े लेता है और पैक करने के लिए दे देता है। जिहान उससे कहना चाहता था कि वो इतने महंगे कपड़े उससे नहीं ले सकता, पर साहित्य ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे लेकर बाहर आ गया। आज का पूरा दिन वो दोनों लंदन की गलियों में घूमते रहे और आज जानवी को मौका मिला था साहित्य को बहुत करीब से जानने का कि वो कैसा है। और जैसे जैसे वो उसे जानती गई उसके दिल में साहित्य के लिए फीलिंग्स आती रही, पर वो उन्हें खुद से दूर कर देती, ये सोचकर कि साहित्य उसका बॉस है और वो बस एक एम्प्लॉई है। और वहीं साहित्य आज पहली बार किसी के साथ इतना खुलकर रह रहा था। बाकी वो जब भी किसी काम से कहीं जाता था तो काम खत्म कर वापिस आ जाता था, पर आज उसका मन कर रहा था कि वो हमेशा के लिए जियान के साथ यहीं रह जाए। और इस फीलिंग को जो उसके मन में आ रही थी वो उसे कोई नाम ही नहीं दे पा रहा था। शायद यही उसका इश्क वाला लब था। देर रात वो दोनों घूम फिरकर वापस होटल आते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह साहित्य और जियान हमेशा की तरह जल्दी तैयार हो जाते हैं और आज तो उन्हें जल्दी उठना ही था। आखिर आज उनकी मीटिंग भी थी और ये मीटिंग ओबराय कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, इसलिए साहित्य खुद यहाँ आया था। और मीटिंग पर जाने से पहले वो और जियान तकरीबन 1 घंटे तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ रहे थे। पर मीटिंग यहाँ वो ठहरे थे उस जगह से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक रिसोर्ट में थी। कुछ देर बाद साहित्य और जियान उस जगह पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में मीटिंग रूम में चले जाते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद सभी बाहर निकलते हैं और जियान के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। वो बहुत खुश था और उसकी इस खुशी का कारण यह था कि उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल गया था। और वहीं साहित्य के होठों के कोने हल्के ऊपर उठे हुए थे। जियान और साहित्य अभी उस रूम के बाहर ही थे कि जिनसे वो मीटिंग करने आए थे वो लोग बाहर आते हैं।
और उनमें से एक आदमी साहित्य से हाथ मिलाते हुए कहता है, मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन मिस्टर ओबराय। साहित्य भी उनसे हाथ मिलाता है और कहता है, थैंक यू। वो आदमी साहित्य से कहता है, बी ऑर्गेनाइज ए पार्टी हियर एंड बी हाईली वांट यू टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवनिंग। हमने यहाँ पर एक पार्टी का इंतजाम किया है और हम चाहते हैं कि आप भी उसका हिस्सा बने। साहित्य को किसी भी पार्टी में जाना पसंद नहीं था, पर जब वो पार्टी के नाम पर जियान को खुश होते चेहरे को देखता है तो वो हामिद से रिला देता है। उस आदमी के वहां से जाते ही जियान साहित्य से कहता है, सर आज शाम को पार्टी है तो तब तक हम यहीं पर रुकेंगे ना। साहित्य उसकी तरफ देखता है और हामिद से रिला देता है तो जियान और खुश हो जाता है क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद आई थी। और अब जब वो शाम तक तो यहाँ थे ही तो उसे यहाँ घूमने का मौका मिल जाता। ऐसे ही देखते शाम हो जाती है। पार्टी को होटल के पिछली साइड वाले स्विमिंग पूल के पास वाले एरिया में रखा गया था और आसपास की जगह को बहुत अच्छे से सजाया गया था। सभी के बैठने के लिए वहाँ चेयर और टेबल लगे हुए थे और सभी तरफ अच्छे से डेकोरेशन की गई थी। और वहीं पास में ही ड्रिंक का काउंटर भी था। यहाँ पर अलग अलग तरह की ड्रिंक सर्व की जा रही थी और पार्टी में हल्का हल्का इंग्लिश म्यूजिक बज रहा था। सभी लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे और वहीं पास में खड़ा साहित्य किसी से बात कर रहा था। उसने आज डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसमें वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। और उसने अपने हाथ में एक ड्रिंक का गिलास पकड़ रखा था पर वो उसे पी नहीं रहा था। वहीं जियान उससे कुछ दूरी पर बैठा अपने पास से जा रही लड़कियों को देख रहा था। उन्हें देखते हुए जानवी खुद से मन ही मन कहती है, इन्होंने कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं और इनकी टांगे कितनी गोरी हैं। और यहाँ मुझे देखो, जानवी से जियान बन घूम रही हूँ। और साहित्य सर ने आज तो बिल्कुल अपनी तरह इस बिजनेस सूट में फंसा दिया है। इसमें मेरा तो अब दम घुटने लगा है। शायद यह सब सोच ही रही थी कि उसके पास आकर एक लड़की बैठती है जो दिखने में इंडियन ही लग रही थी। और उस लड़की ने घुटनों तक की रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और साथ में बड़ी बड़ी हील्स भी पहन रखी थी। उसके बाल कंधों तक थे और उसने उन्हें खुला छोड़ा हुआ था। और उस लड़की ने अपने हाथ में एक सिगरेट पकड़ी हुई थी। वो बार बार उसे अपने मुंह के पास लेकर जाती और फिर उसे दूर कर हवा में धुआं छोड़ती। और दूसरे हाथ में उसने शराब का भरा गिलास पकड़ा हुआ था। जियान उसकी ओर देखता है और कहता है, आप ये क्यों पी रही हो? वो लड़की जियान की ओर देखती है और फिर कहती है, क्योंकि इसे पीने से मज़ा आता है और हम अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। और एक बात, इसे पीने से पता चलता है कि हम बड़े घर से हैं। जियान हामी से रिलाता है और कहता है, क्या सच में इसे पीने से सारे दर्द गायब हो जाते हैं? वो लड़की उसकी ओर देखती है और कहती है, हाँ, क्या तुमने कभी पी नहीं? जियान नामे से रिला देता है तो वो लड़की एक वेटर को बुलाती है और उससे एक गिलास लेकर जियान की ओर बढ़ा देती है और कहती है, ट्राई करके देख लो। जियान कभी उस गिलास को देखता है तो कभी उस लड़की को और फिर पता नहीं क्या सोच वो उसे उठा लेता है और पीने के लिए जैसे ही अपने मुंह के पास लेकर जाता है तो उसकी स्मेल के कारण दूर कर देता है। और वहीं वो लड़की आराम से पी रही थी और उसे देख मोटिवेशन लेते हुए जियान एक ही बार में सारी गटक जाता है। पर उसका टेस्ट जियान को थोड़ा खराब लगता है। जियान वो गिलास वहीं रख देता है और अपनी जगह ही बैठा रहता है। कुछ ही पलों में उसे शराब का नशा होने लगता है और उसका सिर घूमने लग जाता है। जियान अपने आसपास नजर घुमाते हुए साहित्य को ढूंढता है और जब उसकी नज़र साहित्य पर पड़ती है तो वो अपने गाल पर हाथ रख उसे देखता रहता है और उस लड़की से कहता है, आपको पता है वो जो इंसान खड़ा है ना नीले कपड़ों में, वो मेरा बॉस है। वो लड़की जियान की नज़रों का पीछा करते हुए उस तरफ देखती है और कहती है, ओह तो तुम साहित्य ओबराय के साथ आए हो? जियान हामे से रिला देता है और आगे लड़खड़ाती हुई जुबान में कहता है, आपको पता है वो ना बहुत अच्छे हैं, इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छे। वो लड़की गौर से जियान की बातें सुनती रहती है और फिर जियान कहता है, आपको एक राज की बात पता है? वो लड़की उसे देखती है और कहती है, कौन सा राज? जियान हंसने लग जाता है और कहता है, वो ना मेरे एंजल हैं। वो लड़की इस बात पर कहती है, एंजल है मतलब? जियान उसे देखते हुए कहता है, एंजल मतलब पता नहीं, पर वो है मेरे एंजल। वो लड़की उसकी बात पर हंस देती है और कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है
जैसे तुम उन पर पूरी तरह से लट्टू हो। जियान उसकी बात सुन सोच में पड़ जाता है और कहता है, लट्टू हूँ मतलब? मतलब कि शायद तुम उनसे प्यार करते हो। वो लड़की सिगरेट का कस भरते हुए कहती है, प्यार? मैं उनसे? जियान ने यह सब बड़बड़ाने लग जाता है और अपने कदम साहित्य की ओर बढ़ा देता है और जाते जाते एक गिलास और पी जाता है। साहित्य एक ओर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। तभी जियान उसको पीछे से आकर हक कर लेता है। साहित्य उसके ऐसा करने से चौंक जाता है और कहता है, जियान क्या हुआ? जियान अपनी आंखों में चमक लिए साहित्य को देखता है और कहता है, प्यार। साहित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। साहित्य उसे गौर से देखता है और कहता है, तुमने ड्रिंक की है जियान? जियान छोटे बच्चे की तरह नामे से हिला देता है। तो साहित्य समझ जाता है कि पक्का इसने ड्रिंक की है, और वो भी पहली बार। तभी उसे इतनी चढ़ चुकी है। और इसके लिए साहित्य उसे डांटता है और उसे लेकर उस रिसोर्ट से बाहर आता है और किसी तरह कार में बैठाता है। कुछ ही देर में वो दोनों वापस से होटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो ठहरे हुए थे और साहित्य जियान को उसके कमरे में लेकर जाता है। साहित्य बड़ी मुश्किल से जियान को संभालते हुए उसके कमरे में लेकर आता है, क्योंकि जियान बीच बीच में पता नहीं क्या कुछ बोले जा रहा था। साहित्य उसे लाकर बेड पर बिठाता है और कहता है, अभी बिना कुछ बोले चुपचाप आराम करो, समझे तुम? जियान फिर से खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाती जुबान में कहता है, ये आराम क्या होता है और कैसे कैसे करते हैं? शायद उसकी बात सुन अपना माथा पीट लेता है और कहता है, चुपचाप लेट जाओ बस। ध्यान अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है, पर मुझे इनमें गर्मी आ रही है। साहित्य भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है जाओ और जाकर इन्हें बदल लो, फिर आराम कर लेना। जया नामे सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं बदलने। साहित्य गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, अभी तो तुम्हें गर्मी लग रही थी और अब कह रहे हो कपड़े नहीं बदलने। जिहान साहित्य के करीब आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे बदलने हैं, पर मैं कौन से हाथों से कपड़े बदलूं? जिहान साहित्य के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, क्योंकि उसकी हाइट साहित्य से काफी छोटी थी। साहित्य एक नज़र उसे देखता है और कहता है, कौन से हाथों से मतलब? अपने इन्हीं दोनों हाथों से। जिहान अपने हाथों को देखने लग जाता है और मासूम सी शक्ल बनाकर साहित्य की ओर देखता है। तो साहित्य खुद से कहता है, लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे ही इसके कपड़े बदलने होंगे। जिहान अभी भी अपने हाथों को देख रहा था और इतने में साहित्य उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तो जिहान झट से उसकी तरफ देखता है और कहता है, आप क्या कर रहे हो? शायद उसका कोट उतारते हुए कहता है, तुम्हें गर्मी लगने से बचा रहा हूँ। जिहान साहित्य के चेहरे को देखने लग जाता है और वहीं साहित्य उसके शर्ट की बटन खोलने लग जाता है कि तभी जिहान उससे दूर हो जाता है और खुद को छुपाते हुए कहता है, आप ये नहीं कर सकते। साहित्य अजीब नजरों से उसे देखता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकता? तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? मैं भी तो लड़का ही हूँ। जिहान उसे देखते हुए कहता है, इसीलिए तो नहीं कर सकते। साहित्य को उसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो जिहान की बाजू पकड़कर उसे खुद के पास करता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने दो। जिहान उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करता है, और उसके धक्के का साहित्य पर कोई असर नहीं हो रहा था और साहित्य उसकी शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन खोल देता है। जिहान साहित्य के बहुत पास खड़ा था, जिस कारण उनके होठों में सिर्फ कुछ इंच का ही फासला था और साहित्य की नज़र जिहान के चेहरे पर टिकी हुई थी और कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि वो यहाँ क्या करने आया था। वहीं जिहान बिना पलक झपकाए साहित्य के चेहरे को निहारता रहता है और नशे की हालत में ही बिल्कुल हल्के से साहित्य के होठों को छू लेता है। और उसके ऐसा करते ही साहित्य अपनी जगह जमसा जाता है और वो आंखें बंद किए इस एहसास को महसूस करने लग जाता है। कुछ पल बाद जब साहित्य अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जिहान अभी भी उसे देख रहा था, और इससे पहले कि साहित्य कुछ कहता, जिहान बोल पड़ता है, मुझे ना आपको कुछ बताना है। साहित्य उससे दूर होता है और जाते हुए कहता है, जो भी बात करनी है हम कल करेंगे, अभी तुम आराम करो। इससे पहले कि वो वहां से जाता, जिहान आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। साहित्य अपना सिर हिला देता है और उसे एक ओर करते हुए जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है कि पीछे से जिहान की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मैं एक लड़की हूँ।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।